वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डिफरेंस पता होना चाहिए। बजट जो होता है वो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे प्लान बताता है कि हम किस तरह से इकोनॉमी को नेक्स्ट ईयर अपलिफ्ट करने वाले हैं। और जो इकोनॉमिक सर्वे है ये हमें बताता है कि पिछले वर्ष इकोनॉमी ने किस तरह से परफॉर्म किया। इसका मतलब ये हुआ कि बजट हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए स्ट्रेटजी है और ये इकोनॉमिक सर्वे हमारा रिपोर्ट कार्ड और रिजल्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये हर वर्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे सीएम के पास होती है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बार का इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया था। ये इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें हमें 18 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जनरल रिव्यू, स्टेट इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक व्यू, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, पावर, लेबर एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, वेलफेयर, रूरल एंड पंचायती राज, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे चैप्टर हमारे पास है जिनको हम डिवाइड करते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं अलग अलग। जैसे कि अगर ये पहले 3 चैप्टर है, इससे आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी में किस तरह का ट्रेंड है, इंडियन इकोनॉमी में किस तरह का ट्रेंड है और हिमाचल इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। फिर तीसरे चैप्टर में हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट का रिसोर्सेज है, उसकी रिसीट है, उसका एक्सपेंडिचर है, उसमें क्या ट्रेंड है, वो तीसरे चैप्टर पढ़ने से आपको पता चलेगा। अब बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की कंडीशन हिमाचल में किस तरह की है, ये हमें चौथे चैप्टर से पता चलता है। और इन्फ्लेशन का हिमाचल में क्या हाल है, वो हमें 5वें चैप्टर से पता चलता है। अगर आपको पता होगा, किसी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर में वो सारे सेक्टर आते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और माइनिंग। अब सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। टर्शरी में जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो हम टर्शरी सेक्टर में कवर करते हैं। तो आपको प्राइमरी सेक्टर के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, ये वाला जो सेक्शन है, प्राइमरी सेक्टर के लिए आपको ये वाला सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको पता चलेगा कि प्राइमरी सेक्टर में हिमाचल कैसे काम कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर को आपको पढ़ने के लिए, सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है उसके लिए आपको इंडस्ट्री और पावर पढ़ना पड़ेगा। और टर्शरी सेक्टर में टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, ये सभी अगर आप पढ़ेंगे आपको टर्शरी सेक्टर के बारे में इनसे पता चलेगा। और इसके अलावा जो ये चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, आईटी में हिमाचल किस तरह से काम कर रहा है, इससे आपको इन बाकी सभी चैप्टर से पता चलेगा। तो आज हम जो पहले 2 चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है जनरल रिव्यू। इसमें सबसे पहले आपके पास की हाइलाइट्स दिए गए हैं, फिर ओवरव्यू ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, फिर इंडियन इकोनॉमी की बात की गई है, और फिर हमारे पास हिमाचल इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। फिर हमारे पास आता है सेकंड चैप्टर जिसमें स्टेट इकोनॉमी। जो फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया है कि हिमाचल का जीएसडीपी कितना है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। अगर आपको सेक्टर वाइज पता करना है कि प्राइमरी सेक्टर में कितनी ग्रोथ है, सेकेंडरी में कितनी है, टर्शरी में कितनी है, कौन से सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, तो वो आपको सेकंड चैप्टर से पता चलेगा, जिसमें ये सभी
सब हेडिंग है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट इकोनॉमी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड आउटलुक फॉर 23-24 की बात की गई है, पर कैपिटा इनकम, सेक्टरल ग्रोथ ट्राइजेक्टरी, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू एडेड एंड एम्प्लॉयमेंट। ये वाला जो सेक्शन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। फिर आपके पास तीसरा चैप्टर दिया गया है। तीसरे चैप्टर में सबसे पहले की हाइलाइट्स है, फिर इंट्रोडक्शन, फिस्कल प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हम कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, कितनी हमारी स्टेट की रिसीट है, पर कैपिटा रिसीट कितनी है, टैक्स रेवेन्यू कितना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, सेंटर से हमें कितनी ग्रांट आ रही है, इस तरह का जो डाटा थर्ड चैप्टर में आपको दिया गया है। डेट की पोजीशन भी बताई गई है, जेंडर बजट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उसके बारे में भी थर्ड चैप्टर में बताया गया है। और साइंटिफिक रिसर्च इनोवेशन इसका एक इस चैप्टर का एक मेन कंपोनेंट है, और इसी का क्लासिफिकेशन है ये पर्पस वाइज रिसर्च R&D एक्सपेंडिचर। तो ये आज के जो लेक्चर में हम पहले 2 चैप्टर, ये मेन चैप्टर है कि हिमाचल की इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये इसके बारे में हमें ज्ञान देती है। तो अब चलते हैं हम आगे। देखिए, सबसे पहले करेंगे हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, हम वर्ल्ड इकोनॉमी का प्रोजेक्शन अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने ये एक बुक पब्लिश, एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक आउटलुक, और IMF पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट करता है एक रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब जो वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रोथ का ट्रेंड है वो 2023-24 के लिए उसका जो प्रोजेक्शन है वो घटा है। ये देखिए, IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमी का प्रोजेक्शन किया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी 2.9% से ग्रोथ करेगी, और वर्ल्ड बैंक ने किया है 2.4 से, और OECD ने किया है 2.7 से। चाइना के लिए ये प्रोजेक्शन है 24 के लिए 4.2, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा चाइना के लिए है 4.5, और OECD के द्वारा चाइना का प्रोजेक्शन है 4.7। अब हम बात करते हैं इंडिया की। देखिए, इंडिया की ग्रोथ ग्लोबल और चाइना से काफ़ी ज़्यादा है, और 2024 के लिए इंडिया की प्रोजेक्शन है 6.3, और वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है 24 के लिए 6.4, और OECD ने प्रोजेक्ट किया है 6.1। अब ये जो डाटा है इसको याद करने का एक ही टेक्निक है कि आपको ये डाटा बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसका एक मेथड ये भी हो सकता है कि अगर आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, अगर आप इस डाटा को तब पढ़ेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम में ज़्यादा याद रहेगा। तो ये हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमी के क्या हाल है। अब इस जो नेक्स्ट स्लाइड है वो इसी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जैसे कि इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ये, जैसे वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये किसने पब्लिश किया था? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि चाहे एडवांस्ड इकोनॉमी हो या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसके लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 24 और 25 के लिए कम ही रहा है, बजाय कि कोविड-19 से पहले ये फोरकास्ट काफ़ी ज़्यादा था। ग्लोबल ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू स्लो फॉर थर्ड ईयर इन अ रो टू 2.4% बिफोर टिकिंग अप 2.7% इन 2025 के लिए ये फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक ने बढ़ा दिया है। दीज ग्रोथ रेट हाउएवर आर फार बिलो 3.1% एवरेज ऑफ 2010। हमारी जो 2010 में थी वो जो वर्ल्ड की ग्रोथ थी वो 3.1 थी, और जो हमारी आज की ग्रोथ है वो इससे काफ़ी कम है, ये 3.1 से 2.4 के करीब पहुंच गई है। और पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हमारी सिर्फ 3.7 थी, जो कि 2010 से लगभग आधी हो चुकी है। अब अगर हमें ग्रोथ को
बढ़ाना है तो इसके लिए हमें पोटेंशियल मेजर करने पड़ेंगे, तभी हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। अब दूसरा था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये किसने प्रस्तुत किया था? आईएमएफ ने। ओके, आईएमएफ ने भी जो जो टेबल हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया उसी का ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। इसमें नया क्या है यहाँ पे कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उसका फोरकास्ट डिक्लाइन हुआ है, जो कि 2022 में था 8.7 और 2023 के लिए 6.9 और 2024 के लिए इन्फ्लेशन का फोरकास्ट 5.8 किया गया है। फिर इकोनॉमिक आउटलुक जो कि OECD के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसके हिसाब से ये ग्रोथ रेट का ट्रेंड है। अब अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो ये ग्रोथ रेट है ये कम हो रही है। इस ग्रोथ रेट के कम होने के रीज़न भी इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए हैं, जिसमें पहला रीज़न है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा है क्योंकि जब कोविड-19 आया था तो सभी चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो या अंडर डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमी हो, सभी ने जो पॉलिसी रेट्स हैं वो काफ़ी कम कर दिए थे, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया था। अब मनी सप्लाई जब इंक्रीज़ होता है तो मनी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, और इस मनी की वैल्यू को बनाए रखने के लिए कोविड का जब इम्पैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर मनी सप्लाई को डिक्रीज़ किया गया। किस तरह से? पॉलिसी रेट्स को बढ़ा के, जिससे लोन लेना महंगा हो गया और जिसके कारण जो ये इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो गई। फिर श्रिंकिंग फिस्कल स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट, डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस इन एडवांस्ड इकोनॉमी विच फर्दर इम्पैक्ट्स इन EMDS, एमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, अब जो इंडिया के लिए है वो 2023 काफ़ी स्पेशल रहा है। उन्होंने बहुत सारी अचीव किए हैं 2023 में। सबसे पहला तो हमारा था चंद्रयान मून मिशन। फिर हमने G20 समिट को होस्ट किया था, जिससे हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और ऑप्टिमिज्म बढ़ा, और जिससे क्या हुआ कि हमारा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित हुए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट FDI के रूप में हो चाहे FII के रूप में हो। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और इनोवेशन भी है, जिसके कारण जैसे एप्पल जैसी ग्लोबल इकोनॉमी जाइंट्स हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारा देश लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहा है, जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ी है। और अगर इंडिया अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करता है तो संभावना है कि इंडिया 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। हमारे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी 2047 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रॉटर रिपोर्ट्स होती है, ये एक मीडिया एजेंसी है, जिसने बताया था कि इंडिया एस कर्व में पहुंच गया है। एस कर्व का मतलब है, ये इस तरह का एक कर्व होता है, इस तरह का एक कर्व होता है। जब कोई इकोनॉमी इस रेंज में पहुंच जाती है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ये स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, यहाँ पे भी स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इंडिया भी इस फेज़ में है जहाँ पे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे जो फिगर्स है। हमारा जो रियल GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ये 23-24 के लिए एस्टिमेट किया गया है 171.79 लाख करोड़, एज अगेंस्ट द प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ 160.0 लाख करोड़। मतलब हमारा GDP 2022-23 में 160 से 171 हो गया, जो कि ग्रोथ दिखा रहा है 7.3% की। ये बात किसकी हो रही है? इंडिया की GDP की। अब हमारा पर कैपिटा इनकम की क्या हाल है? तो पर कैपिटा इनकम 2023-24 में हो गया है 1,85,854, और ये 22-23 में था 1,72,276, और
21-22 में ये था 1,48,524। अब आपको ये फिगर्स तो याद करनी ही होगी और बार बार पढ़ने से ही याद होगी। अब हमने यहाँ दिया है नेट नेशनल पर कैपिटा इनकम। अब ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। जब हम जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारे पास पर कैपिटा जीडीपी। जब हम एनडीपी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। जब डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं जीडीपी से तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये हमें बता रहे हैं नेशनल लेवल पे जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। अब हिमाचल प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,18,788 2022-23 के लिए, जो कि नेशनल एवरेज से बड़ा है। और नेशनल पे कितना है ये 22-23 में 1,72,224। ठीक है। अब देखिए, अगर आप ग्रोथ जानना चाहेंगे हिमाचल और इंडिया की, तो हिमाचल की 23-24 के लिए ग्रोथ थी 7 एस्टिमेटेड है ये, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है और ये 24 समाप्त होगा। जो फाइनेंशियल ईयर है ये ख़त्म होगा मार्च में। अब मार्च तक जो हमारे पास डाटा आएगा उसके हिसाब से ये ग्रोथ चेंज हो सकती है और ये चेंज हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। तो ये अभी एडवांस एस्टिमेट्स है, ये फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स है, ये भी अभी चेंज होते हैं, और ये सेकंड रिवाइज एस्टिमेट्स है। तो हिमाचल की ग्रोथ कितनी एस्टिमेट की गई है 7.3, 22-23 में ये एस्टिमेट की गई है 6.9, 21-22 में ये थी 7.6। कोविड के टाइम हमारी ग्रोथ थी -4.3, 19-20 में 4.1। संभावना है कि आपसे क्वेश्चन इन सभी ईयर से पूछा जाए। अब हम अगर इंडिया से कंपेयर करते हैं ग्रोथ रेट, 19-20 में ये 3.9 थी, 20-21 में -5.8, मतलब जो हमारी सेंटर की जीडीपी है वो ज़्यादा गिरी थी कोविड के टाइम अगर हम हिमाचल से कंपेयर करें। और 21-22 में ये ग्रोथ रेट थी 9.1, 22-23 में 7.2, 23-24 के लिए ये ग्रोथ है 7.3। अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे इंडिया और हिमाचल की ग्रोथ रेट को। अब ये हमारे पास 12-13 से ये ग्रोथ दी गई है। देखिए ये सेम है जो हमने पीछे डिस्कस किया, हिमाचल की 7.1, उससे पीछे 22-23 में ये 6.9, 7.6, -4.3। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब जो इकोनॉमी है मैंने पहले भी बताया, उसके 3 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो 23-24 में प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ किसकी बात हो रही है? इंडियन इकोनॉमी की। आप इसको बहुत ध्यान से देखें, ये इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। प्राइमरी सेक्टर ने ग्रो किया है 2.6, सेकेंडरी ने 7.9 और टर्शरी ने 7.7%। इसी तरह से 22-23 में 4.0 प्राइमरी में था, 4.4 सेकेंडरी में और 9.5 टर्शरी में। अब जैसे इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब ये प्राइमरी के अंदर भी बहुत सारे सब सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी के अंदर भी, टर्शरी के अंदर भी। तो प्राइमरी के अंदर हम शामिल करते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इसमें एक एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, और माइनिंग। ये हमारा है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इसके अलावा जो सेक्टर बच गए ये हमारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो इस बार जो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में, इसमें अब सब सेक्टर वाइज ग्रोथ दी गई है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है 1.8, फिर माइनिंग की 8.1, फिर मैन्युफैक्चरिंग की 6.5, फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई की 8.3, 7.10। देखिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस में हुई है?
कंस्ट्रक्शन में। और फिर ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये हमारे कुछ सेक्टर है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस वजह से आई है, हमारी ग्रोथ कितनी है 7.1, ये किस वजह से आई है 7.3 है इंडिया की, ये किस वजह से आई है, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले सेक्टर है किसमें 23-24 में। अब अभी तक हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अब हिमाचल की बात करते हैं। यहाँ पे 21-22, 22-23 और ये परसेंटेज ग्रोथ दी गई है। 21-22 में हिमाचल का जीएसडीपी करंट प्राइस पे होता है 1,72,162 करोड़, ये करोड़ में है फिगर। और 22-23 के लिए ये 1,91,728 करोड़, और ये करंट में है, तो करंट में हमारी ग्रोथ रेट है 11.4, और 22-23 में ये ग्रोथ थी 13.6। कांस्टेंट में हमारा जीडीपी था 1,24,770, और करंट 22-23 के लिए ये 1,33,372 था। हमारी ग्रोथ रेट कांस्टेंट में यही पूछी जाती है आपसे ज़्यादातर, 6.9 थी। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 21-22 में था 1579.4, ये है लाख मिलियन टन में, और ये प्रोडक्शन घट गया है 22-23 में, ये रह गया है 1523.2 लाख मिलियन टन। फ्रूट प्रोडक्शन 7.72, और 22-23 के लिए ये था 8.3, इसकी ग्रोथ भी आपको दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी, हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, ये यूनिट जो है मिलियन टन्स में है, मिलियन यूनिट्स में है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो इस बार घट गया है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा हूबहू, ये ज़्यादा नहीं है, आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है इसमें फर्स्ट चैप्टर में, कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम पिछले बजट में अनाउंस की थी उसके बारे में बताया जाता है। तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था 4500 करोड़ का, और ये जो कंपनसेशन है ये इंक्रीज़ हुआ है 25 टाइम्स, और रिकंस्ट्रक्शन एड फॉर कम्प्लीटली डैमेज हाउस को बढ़ा दिया है 1,30,000 से 7 लाख। और जो मॉनसून के दौरान जो रिलीफ कैंप में थे तो उनके लिए 5,000 पर मंथ दिया गया, और ये रूरल एरिया में था, और अर्बन एरिया में ये अमाउंट 10,000 था। इसके अलावा गैस कनेक्शन, फ्री राशन भी उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया। और जो एप्पल डोमिनेटेड एरिया है हमारा हिमाचल का, इसमें नेचुरल डिज़ास्टर के कारण रोड की काफ़ी दशा ख़राब हो गई थी, तो इसको सुधारने के लिए 110 करोड़ एलोकेट किया था रोड रिस्टोरेशन के लिए। और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जिसने जो ऑर्फन चाइल्ड है उनको गोद लेने के लिए एक स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। इसमें क्या होता है कि इसमें 4,000 ऑर्फन चाइल्ड है जिनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है, और स्टेट ही उनका पढ़ाई का और सारा एक्सपेंस देखेगी। ये कुछ और स्कीम है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो पिछले बजट में अनाउंस की थी, जैसे कि हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की योजना है। कब तक? 31 मार्च 2026 तक। प्रोग्रेसिव ई व्हीकल पॉलिसी मार्क्स 54 लोकेशन फॉर चार्जिंग स्टेशन। हमारे ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए 54 लोकेशन सेलेक्ट की गई है जिसका काम चला है, और बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने साइन किए हैं ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट से, जिससे कि 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा स्टेट में, और जिससे 3500 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और पहला हमारा सोलर प्लांट पे खुवेला, ये ऊना में है, इसका फाउंडेशन रखा गया है जिससे स्टेट को 27 करोड़ की इनकम जनरेट होगी। और एजुकेशन एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है।
और टेक्निकल एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी योजना शुरू की गई है, जिसमें 20 लाख का लोन मिलता है 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और लीज पीरियड को घटा दिया है 99 ईयर से 40 ईयर। और जो हमारा न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत हमारा 846 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, किसको? रिटेल शॉप, लीकर की रिटेल शॉप को रेंट पे देके। और जो हमारा ट्राइबल एरिया को पैसा दिया गया था पिछली साल वो 857 करोड़ था। और डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ट्राइबल एरिया को पैसा दिया गया है 335 करोड़। अभी हमारे पास कुछ और योजनाएं हैं। ये एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की या प्राइमरी सेक्टर को प्रमोट करने की सारी योजनाएं हैं। हिम उन्नति योजना, इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है मिल्क प्रोडक्शन, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप थ्रू स्ट्रक्चर इंसेंटिव। 50 करोड़। हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना इज डेडिकेटेड टू डेवलप मिल्क बेस्ड रूरल इकोनॉमी, फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फार्मर टू चिलिंग प्लांट्स। एक हिमाचल प्रदेश में HP शिवा योजना शुरू की गई है। ये हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक योजना शुरू की गई है, जिसमें 1292 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए स्टेट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो भी स्थापित किया गया है। और इस बार जो इन्वेस्टर मीट हुआ था शिमला में, उसमें 29 प्रोजेक्ट, जिसमें 8,468 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया या प्रोजेक्टेड है। इससे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है स्टेट यूथ को वो बढ़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च 680 करोड़ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। द फर्स्ट फेज प्रोवाइड 50% सब्सिडी टू परचेज द ई टैक्सी अंडर मनरेगा की दिहाड़ी भी बढ़ा दी गई है। और प्रशासन को बेहतर करने के लिए सरकार गांव के द्वार एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें MLA लोगों से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम और कंसर्न को डिस्कस करते हैं। और लोक अदालत में, रेवेन्यू लोक अदालत में 6,500 पार्टीशन एंड म्यूटेशन केसेस को सॉल्व किया गया है। तो ये हमारा जो प्रशासन है वो बेहतर हुआ है, ये इस बात की पुष्टि करता है। और हिमाचल प्रदेश में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए ड्रोन मैकेनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यू एज कोर्स इन ITI पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन शुरू किए गए हैं, जिससे कि हमारा एजुकेशनल इनरिचमेंट होगा और गवर्नमेंट को एक स्किल्ड यूथ मिलेगा। और पब्लिक हेल्थ में 100 करोड़ का पैसा दिया गया है, किस चीज़ के लिए? रोबोटिक सर्जरी को बढ़ाने के लिए। ये फैसिलिटी सारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराई गई है। अब जो हर चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे में इस बार हाइलाइट्स दिए गए हैं, तो हाइलाइट्स से भी कई बार आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो हाइलाइट है इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार जो 2022-23 के लिए फोरकास्ट किया गया था ग्रोथ रेट, वो 3.5 था और 24 के लिए ये ग्रोथ रेट फोरकास्ट है 2.9। एज पर एडवांस एस्टिमेट इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है 7.3 से। और इंडिया का रियल GDP कितना है? 171 लाख करोड़। ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, ये आपको सिर्फ रिवीजन पर्पस से मैं यहाँ बता रही हूँ। और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर कौन से है, मतलब ये जो 7.3 की ग्रोथ हमने अचीव की है, इसमें किन किन सेक्टर का मेजर रोल है? वो है कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, माइनिंग एंड क्वेरिंग। पर कैपिटा नेशनल इनकम कितनी है? 1,85,854। किसके लिए? कौन सी ईयर के लिए? 23-24 के लिए। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कितना है 22-23 के लिए? 1,91,728 एज अगेंस्ट 1,72,162। और हिमाचल प्रदेश का GDP कांस्टेंट प्राइस पे कितना है?
124,770 ये था 21-22 में, और इसमें ग्रोथ है 6.9 की, एज अगेंस्ट इससे पहले जो हमारी ग्रोथ थी वो 7.6% थी। ग्रोथ ऑफ 6.9 इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज मेनली attribute to 5.7% growth in primary sector और 5.1% growth in secondary sector and 10.4% ग्रोथ इन टर्शरी सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो 22-23 में 6.9% की ग्रोथ है वो किन कारणों से हुई है। प्राइमरी सेक्टर में 5.1% की ग्रोथ होने से, सेकेंडरी सेक्टर में 5.1% की ग्रोथ होने से, और प्राइमरी में 5.7 है, और टर्शरी में ये 10.4% है। अब हमारा दूसरा चैप्टर आता है इकोनॉमिक सर्वे का, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से सेक्टर में कितना जीबीए है, कितनी उसकी ग्रोथ रेट है। अभी तक हमने डिस्कस किया 22-23 में हमारा जीएसडीपी कितना था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था। तो अब 23-24 के लिए हमारा जीएसडीपी एस्टिमेट किया गया है 2,07,430 करोड़ एज अगेंस्ट 1,91,728 करोड़ इन 22-23। देखिए ये अभी तक हम बात कर रहे थे 21-22 से 22-23 की, अब हम बात कर रहे हैं 22-23 से 23-24 की। और जो ये एस्टिमेट है ये कंप्लीट ईयर का नहीं है, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड होगा, तो ये वाला फिगर रिवाइज हो सकता है। और करंट प्राइस पे ये जीएसडीपी है। अब ये करंट और कांस्टेंट का हम एक बार देख लेते हैं। करंट प्राइस में क्या होता है, हम करंट ईयर के प्राइस लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एप्पल है, एप्पल आपको इस साल मिल रहा है मान लीजिए 200 रुपये केजी, और यही एप्पल अगर हम कांस्टेंट की बात करें आपको 2011-12 में मिल रहा था 100 रुपये केजी। तो जब हम एप्पल के प्रोडक्शन को गुणा करेंगे इस प्राइस से, तो हमारे पास जीडीपी बनेगा करंट प्राइस पे। मान लीजिए एप्पल है हमारे पास 10, ठीक है, तो 10 गुना 200 कितना बन गया 2000। तो हमारा मान लीजिए एक इकोनॉमी में से एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये बना हमारा करंट प्राइस पे जीडीपी। अब अगर हमें कांस्टेंट पे बनाना है, हमारा प्रोडक्शन सेम रहा और प्राइस 100 थी, तो हमारा कांस्टेंट पे जीवीए कितना बना 1000 करोड़। अब जनरली हम इसको ऐसा क्यों करते हैं, हमें करंट और कांस्टेंट पे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है ताकि हमें पता चले जो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है वो क्या सच में प्रोडक्शन की वजह से बढ़ रहा है या सिर्फ प्राइसेस की वजह से ही बढ़ रहा है। तो हमें जो ये कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी होता है ये हमें रियल पिक्चर देता है कि जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है। अब देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, करंट प्राइस पे जीडीपी। अब हम देखेंगे कांस्टेंट में कि रियलिटी में जो जीडीपी है उसमें कितनी ग्रोथ आई है। तो 23-24 में हमारा हिमाचल का जीएसडीपी या जीडीपी का कहें वो था 1,42,800 करोड़ एज अगेंस्ट 1,33,372 करोड़ एज अ शोइंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.3%। पिछली साल ग्रोथ कितनी थी 6.9 और इस बार 7.1%। अब हम करंट और कांस्टेंट में देखेंगे जीडीपी 18-19 से। ये हमारा है कांस्टेंट प्राइस पे, ये देखिए कांस्टेंट प्राइस पे हमारा जीडीपी है 1,42,800 करोड़, और 22-23 में ये था 1,33,372 करोड़, और 21-22 में ये था 1,24,770 करोड़। और अगर हम करंट की बात करें तो जीडीपी है 2,07,430 करोड़, और इससे पहले ये 1,91,728 करोड़ था। अब इसका तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन के लिए ये कन्वीनियंट रहे। अब हमारा ग्रोथ रेट की बात करेंगे हम। हमारा कांस्टेंट पे ग्रोथ रेट है 7.1, 22-23 में ये 6.9 था, उससे पहले ये 7.6% था। करंट पे ग्रोथ रेट है 8.2, उससे पहले ये था 11.4, फिर 13.6।
हमारा पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे हमारा कंपैरेटिव पर कैपिटा इनकम है, ये हमारा है इंडिया का पर कैपिटा इनकम, ये हमारा है हिमाचल का पर कैपिटा इनकम। हिमाचल का पर कैपिटा इनकम 23-24 में था 2,35,199 और 22-23 में ये था 2,18,788, 1,95,795। ये इंडिया का पर कैपिटा इनकम है। अब प्राइमरी सेक्टर में 3-4 सेक्टर होते हैं, क्रॉप, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग। अब प्राइमरी सेक्टर का जो जीवीए है 23-24 के लिए, ये है हमारे पास कांस्टेंट पे। आपको एक स्लाइड में करंट में भी जीडीपी दिखेगा, ये हम बात कर रहे हैं अभी कांस्टेंट पे। प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये करता है 17,036 करोड़ रुपए। और इस बार जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ है -2.2, उससे पिछली बार थी 5.7, उससे पिछली बार 4.6। अब देखिए ये है प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर, क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये देखिए ये जीडीपी है। हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ कि ग्रोथ है -2.2 की। ये -2.2 की ग्रोथ किस वजह से है, क्योंकि हमारा जो क्रॉप सेक्टर है उसमें -6.5 की ग्रोथ है। और ये ग्रोथ भी किसकी वजह से है, 23-24 में जो एप्पल प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी कमी हुई है, ये ग्रोथ उस वजह से कम हुई है। लाइव स्टॉक में अच्छी ग्रोथ है 4.5 की, फॉरेस्ट्री में 1.6 की, फिशिंग में ग्रोथ है 7% की। इस देखिए ये प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में है, फिशरी सेक्टर में, उसके बाद माइनिंग एंड क्वेरिंग में, और उसके बाद लाइव स्टॉक में, उसके बाद फॉरेस्ट्री में, और हमारा क्रॉप सेक्टर है वो माइनस में है। अब हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए कांस्टेंट प्राइस पे कितना है 23-24 के लिए, 63,424 करोड़। और हमारा ग्रोथ रेट कितना है सेकेंडरी सेक्टर का, 9.3%। सबसे ज़्यादा ग्रो इस बार सेकेंडरी सेक्टर ने किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने दिखाई है, कंस्ट्रक्शन ने। कंस्ट्रक्शन में हमारी ग्रोथ है 12 कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ कितनी है, 12.9%। अब आप इसमें जीवीए की फिगर भी देख सकते हैं कि किस सेक्टर ने कितना जीवीए हमारे स्टेट में जनरेट किया है। अब हमारा अगला सेक्टर आता है टर्शरी सेक्टर का जीवीए कितना है, 54,253 करोड़। और टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ रेट 23-24 में रही है 7.4, उससे पहले 10.4 और 6.5। कोविड में ये ग्रोथ रेट माइनस में चली गई थी, -3.3। अब देखिए जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी का देखा, उसी तरह से टर्शरी सेक्टर के सब सेक्टर ये सारे होते हैं। क्या हो रहा है, टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने दिखाई है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने। उसके बाद अदर सर्विसेज में आता है एजुकेशन एंड हेल्थ। उसके बाद ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट ने। उसके बाद रियल एस्टेट ने। सबसे कम ग्रोथ हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फिगर इस बार कम हो गई है। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा डिटेल में किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई। अगर हम कंपैरेटिव देखें, ये मैंने इसीलिए बार बार इंक्लूड किया है क्योंकि फिगर्स जितनी बार देखेंगे हम पिक्टोरियल फॉर्म में, आपको उतना जल्दी याद होगा। देखिए प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ थी -2.2, सेकेंडरी में 9.3, टर्शरी में 7.4। सबसे ज़्यादा ग्रो कौन कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर। इसी तरह से 22-23 में सबसे ज़्यादा ग्रो किसने किया था, टर्शरी सेक्टर ने। इसी तरह 21-22 में सबसे ज़्यादा ग्रो किया था सेकेंडरी सेक्टर ने। ये इस समय तो
हमारा जब कोविड-19 आया था, ये ग्रोथ तीनों सेक्टर में नेगेटिव रही थी। तो ये वाला जो स्लाइड है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अभी तक हमने देखा कि किस सेक्टर की कितनी ग्रोथ हुई। अब हम अगर अब कंपैरिजन करें कि किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है जीवीए में। जीवीए में मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसने कंट्रीब्यूट किया है 14.1%, सेकेंडरी ने 42.4% और टर्शरी ने 43.5%। किस में? 23-24 में। और 21-22 में 22-23 में प्राइमरी सेक्टर में था 13.9%, 22-23 में टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 42.0% और टर्शरी का 44.1%। मतलब हमारा जो हाल ही में ट्रेंड दिख रहा है कि टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीवीए में। अभी तक हमने जो ट्रेंड डिस्कस किया वो था कांस्टेंट प्राइस पे। अगर आपको करंट प्राइस पे हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कर रहा है 27,147 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 81,968 करोड़। सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 84,005 करोड़। हमने पिछली स्लाइड में जो डिस्कस किया कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये हमेशा करंट प्राइस पे होता है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? टर्शरी सेक्टर। इसीलिए 44.1% कंट्रीब्यूट कर रहा है टर्शरी सेक्टर, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। 14.1% कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइमरी सेक्टर और 42% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर। अब हमारे पास ये जो फिगर डाटा है ये 2022-23 के लिए है कि कौन सा सेक्टर जीवीए में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट में उसकी सिचुएशन कैसी है। ये एचपी और इंडिया दोनों का कंपैरिजन किया गया है। और प्राइमरी सेक्टर में जो जीवीए कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर जीवीए में कंट्रीब्यूट कर रहा है 13.94%, जबकि हमारा जो टोटल एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का 58.7%। इसका मतलब ये हुआ कि जो 59% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे हिमाचल के जीवीए में सिर्फ 14% के करीब, और हमारा 16% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है 41%, और हमारा 24% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है जीवीए में 44%। देखिए ये सीधा सीधा हमारा प्राइमरी सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को डिपिक्ट कर रहा है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जितने लोगों की आवश्यकता होती है काम करने के लिए उससे ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। ये हिमाचल का केस भी है और ये इंडिया में भी ये सेम सिचुएशन है। देखिए प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 20% जीवीए में और हमारा पॉपुलेशन लगा है प्राइमरी सेक्टर में 46%, ठीक है। और 24% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है 26%। ये डाटा तो चलो ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे भी कितनी डिस्पैरिटी है कि 28% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है 52%। ये रीज़न भी है एक इंडिया में इनइक्वालिटी का इंक्रीज़ होने का। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो चैनल है इसके अबाउट में टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया गया है। और अगर आपको ये इकोनॉमिक सर्वे हिंदी में भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।